शिक्षण अभिरुचि के अभ्यास से संबंधित यह हमारा 12वां वीडियो है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, क्योंकि आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है। जी हाँ, यही सबसे उपयुक्त है कि आजकल प्रतियोगिता ज्यादा कठोर हो गई है, इसलिए कहीं भी जाओ आपको प्रतियोगिता नजर आएगी। इसलिए यदि आपको निर्देशन प्राप्त भी है, फिर भी भविष्य अनिश्चित है। दूसरा, सरकारी सेवाओं में रिक्तियां और नियुक्तियां बहुत कम है। मैं तो नहीं कहूंगा कि कम है, उतनी ही है जितनी पहले थी। आजकल शिक्षा एवं व्यवसाय दोनों का राजनीतिकरण हो गया है, इससे निर्देशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है। जी हाँ, ये थोड़ा इसका कारण हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि आज कल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है। शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है अध्ययन रुचि, आकर्षक व्यक्तित्व, राजनीतिक प्रभाव या गेहुआ रंग। देखो, शिक्षण के लिए आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो, हाँ ठीक चलेगा। राजनीतिक प्रभाव हो, कोई जरूरी नहीं है। आपका रंग कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिक्षण व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी अध्ययन के प्रति रुचि। तो एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? छात्रों को गृह कार्य में एक प्रश्न देंगे तथा उसका मूल्यांकन करेंगे। देखिए, एक प्रश्न से आप किसी बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अगला, छात्रों की कक्षा में लिखित परीक्षा लेंगे, ठीक है। छात्रों को मौखिक रूप से मूल्यांकन कर लेंगे, जी हाँ, ये भी ठीक है। छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, यानी आप पहले से सवालों की सारणी लेके आएंगे, तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा और यही तरीका है। प्राइवेट प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है। देखिए, जो भी प्राइवेट विद्यालय है उसमें बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट की शैक्षिक प्रगति क्या है, उनके कितने परसेंटेज मार्क बने हैं, और लास्ट में ये भी शो करते हैं कि हमारे विद्यालय से 90% से ऊपर के स्टूडेंट संख्या इतनी है। ये सिर्फ शैक्षिक प्रगति पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करते हैं। दूसरे, विद्यालय की साज सज्जा की मेंटेनेंस पर, जी हाँ, इस पे भी ध्यान देते हैं। शिक्षण गुणवत्ता के उन्नयन पर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। शिक्षण गुणवत्ता में उन्नयन है या नहीं है, उन्हें ज्यादा मतलब किससे है? प्रतिशत से। विद्यालय की आर्थिक प्रगति पर, जी हाँ, इस पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो ध्यान देते हैं शैक्षिक प्रगति, यानी बच्चों में कितने परसेंट रिजल्ट रहा, किन बच्चों के कितने परसेंट बने। और ऐसे बच्चों को भी वे विद्यालय में फ्री भर्ती कर लेते हैं, जो जिनकी संभावना होती है कि वो मेरिट में आ सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है शैक्षिक प्रगति। शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन क्या है? उत्सव मनाना, छात्रों से तोहफे लेना बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा यदि इस मंशा से कार्य किया गया तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन दर्शन, जी हाँ, उनके जीवन, उनके दर्शन और उनके दार्शनिक विचार, इससे प्रेरणा लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला, छात्रों को राधा कृष्ण के जीवन के बारे में बताना। जीवन के बारे में ठीक है, बताना है तो अच्छी बात है। अवकाश मनाना, जी नहीं। तो महत्वपूर्ण होगा उनका जीवन दर्शन और दार्शनिक विचार, इनसे प्रेरणा लेना। एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि उत्तरोत्तर गिरती जा रही थी, क्योंकि उसके पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों की प्रशंसा नहीं की जाती थी। जी हाँ, यदि उसे पहले से प्रशंसा उसके शैक्षिक परिणामों की जाती, उसे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता, तो वो बच्चा जरूर आगे बढ़ता जाता। लेकिन उसे मोटिवेशन नहीं मिला, उसके लिए वही बात हो गई कि यदि दंड मिले तो भी समान, पुरस्कार मिले तो भी समान, वही स्थिति उसके लिए हो गई। इसलिए बच्चे की प्रगति गिरती गई। अगला, उसके परिणाम पत्र पर केवल हस्ताक्षर करके अपने कार्यों की इत्तिश्री उसके पिता कर लेते थे। ठीक है। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे। हाँ, ये भी हो सकता है। बालक की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अभाव था। हाँ, ये फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा है कि उसके परिणामों की प्रशंसा नहीं थी, उसको मोटिवेशन नहीं मिला। माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा।
क्योंकि वो माता पिता का लाडला था। यदि न होता तब भी देखो वो उद्दंडता तब भी करता। घर में अकेला बालक था, जी नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे का मनोविज्ञान ये कहता है कि अब वो उद्दंडता करेगा। यदि उसकी उपेक्षा शुरू हो गई है या माता पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे को उद्दंडता करके अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। अंतिम, ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का वो आदी हो गया है, जी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है, क्योंकि बाल हृदय कोमल होता है, ठीक ठीक, भावुक प्रकृति होती है, ठीक ठीक, अपरिपक्व होते हैं, ये भी ठीक ठीक है। बालक स्नेह की अपेक्षा रखते हैं, जी हाँ, बालक हमेशा अपने माता पिता से स्नेह की अपेक्षा रखते हैं। यदि उनकी उपेक्षा की जाए, उनको वो उचित स्नेह न दिया जाए तो उनके हृदय को आघात लगता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आदेश देते हैं तो आप क्या सोचेंगे? वैसे मैं ये सवाल कई गाइडों के साथ साथ लक्ष्य गाइड 2021 से उठा रहा हूं, तो इसमें उत्तर ब दिया गया है। मेरे हिसाब से ये मिसप्रिंट है। आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा और दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उस किताब में हो सकता है कि मिसप्रिंट हुआ हो, अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा, ये भी गलत है। आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर होगा इसका स, ये सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से। आप में भी नेतृत्व गुणों का विकास हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक ठीक है, अच्छे गुणों का विकास जरूर होगा, लेकिन स सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है। विद्यालयों में बच्चों को भेजना चाहिए जिससे वे घर से दूर रहें, नहीं, माता पिता के कार्य में मदद देने के योग्य बने, ठीक ठीक, समाज की जिम्मेदारी निभा पाने में कुशल बने, जी हाँ, इसलिए बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है। दूसरा, विद्यालय की आय बढ़ा सके, नहीं, हम अपने बच्चों को विद्यालय की आय बढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं भेजते, वे समाज की जिम्मेदारी उठाने योग्य बने, इसके लिए हम उनको विद्यालय भेजते हैं। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? भाषण देना, जी नहीं, बच्चों की देखरेख करना, ये भी काम नहीं, भाषण देना नेताओं का काम है, बच्चों की देखरेख करना दाई का काम है। गृह कार्य जांचना, हाँ ठीक ठीक काम है। शिक्षण कार्य आयोजित करना, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण काम ये है शिक्षक का। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, जी नहीं, मित्र होते हैं, जरूरी नहीं है कि मित्र हो, सहयोगी होते हैं, जी हाँ, सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक टीम होती है, टीम भावना होती है, टीम का एक साथी दूसरे साथी का सहयोगी होता है। मारवाड़ी में कहे तो भेरू होता है, इसलिए इसको सहयोगी बोलते हैं। विरोधी होता है, जी नहीं। शालाओं का कर्तव्य है समाज का मार्गदर्शन करना, ठीक ठीक, समुदाय के भीतर पाई जाने वाली कमियों को दूर करना, जी हाँ ठीक ठीक, समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति होड़ पैदा करना, जी नहीं, समाज के भावी नागरिकों में अपेक्षित गुणों का विकास करना, जी हाँ, यही मुख्य काम है शाला का या विद्यालय का या शिक्षण का। शाला का, विद्यालय का या शिक्षण का मुख्य काम है भावी नागरिकों का या देश के योग्य नागरिकों का निर्माण करना, देश के मूल्यों का निर्माण करना। शिक्षक को अपने विशेष शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय में झगड़े कम होते हैं, नहीं, झगड़ों का इससे कोई संबंध नहीं है। इससे विद्यालय में अच्छा परिवेश बनता है, जी हाँ बनता है। यदि शिक्षक अन्य कार्यों में भाग लेता है, विशेष शिक्षण के अलावा सहगामी कार्यों में भाग लेता है, तो इससे विद्यालय में अच्छा परिवेश बनेगा। विद्यालय में एक दूसरे की होड़ में जीत जाते हैं, जी नहीं, विद्यालय की छवि बनाने के लिए आवश्यक है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विद्यालय में इससे अच्छा परिवेश बनेगा। विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सुरक्षा बढ़े, जी नहीं, ठीक, देखरेख ठीक से हो सके, ठीक है, जानकारी और कुशलता बढ़े, जी हाँ,
पाठ्यक्रम इसलिए निर्धारित किया जाता है कि इससे जानकारी बढ़नी चाहिए, साथ ही कुशलता बढ़नी चाहिए, इसलिए पहले से पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। प्रतिष्ठाबद्ध है, सिर्फ इसी को लक्ष्य रख के नहीं किया जा सकता, इससे बच्चों में जानकारी और छात्रों की कुशलता बढ़नी चाहिए। कक्षा के भीतर बच्चे शोर मचाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि टीचर अंदर बैठे हैं फिर भी बच्चे शोर कर रहे हैं। कारण क्या है? शिक्षक का निरादर करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चे क्यों चाहेंगे कि अपने शिक्षक का निरादर करें? शिक्षक के शिक्षण से संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, ये ठीक है। शिक्षण की व्यवस्था समुचित नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यदि शिक्षण की व्यवस्था समुचित है या समुचित तरीके से शिक्षण हो रहा है तो उस क्लास में सवाल जवाब होते होंगे। एक बालक बोल रहा होगा या एक टीचर बोल रहा होगा, वापस एक बालक बोल रहा होगा, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा होगा, अनावश्यक शोर वहां बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए शिक्षण व्यवस्था वहां समुचित नहीं है, तभी बच्चे शोर करते। मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चों में विलंब से आने की आदत पड़ गई है, इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यालय निरीक्षक को उसकी सूचना देंगे? जी नहीं, अच्छी बात नहीं है। प्राचार्य को इसके बारे में चर्चा करेंगे? ये भी अच्छी बात नहीं है। विलंब से आने के कारणों का पता लगाकर स्वयं उचित कदम उठाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, यही एक टीचर का कर्तव्य है। अभिभावकों को दोषी ठहराएंगे? जी नहीं। विद्यालय में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहना? जी हाँ, ठीक। शुल्क लेना? ठीक। अनुशासन बनाए रखना? जी हाँ। अपनी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं से संबंधित विवरण रखना, ये एक कक्षा शिक्षक का काम होता है। कौन सा बच्चा कब आया, क्लास टीचर ध्यान रखेगा। कितने बच्चे हैं, उनका सारा विवरण ध्यान रखना, यही क्लास टीचर का काम होता है। इससे संबंधित सारा विवरण क्लास टीचर रखेगा। बाकी अनुशासन बनाए रखना, शुल्क लेना, स्वास्थ्य के बारे में जानना, ये भी क्लास टीचर ही करता है, लेकिन महत्वपूर्ण काम हो गया। विद्यालयों के लिए खेल का मैदान आवश्यक होता है, क्योंकि इससे बच्चों का शारीरिक विकास में मदद मिलती है। जी हाँ, खेल इसलिए हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। हरियाली बढ़ती है, खेल का मैदान हरियाली बढ़ाने के लिए नहीं होता। विद्यालय की शोभा बढ़ती है। जी हाँ, ठीक। बच्चे खुश होते हैं? जी नहीं। खुश हो या नहीं हो, बच्चों को खुश करने के लिए मैदान नहीं बनाए जाते। एक शिक्षक को उन्नत होकर हेडमास्टर के पद पर स्थानांतरण स्वीकार नहीं। देखिए, टीचर का प्रमोशन हो गया और अब वो हेडमास्टर बन गया है, लेकिन अब उसको नए स्थान पर जाना होगा, क्योंकि उस विद्यालय में तो पोस्ट नहीं होगी, तय बात है। वो नए स्थान पर नहीं जाना चाहता, इसके कुछ कारण होते हैं। पहला कि अन्यत्र स्थान पर जाने में उसकी रुचि नहीं है। ठीक कारण ये भी हो सकता है। आर्थिक लाभ नगण्य है, लेकिन थोड़े बहुत है, ये भी ठीक है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी? जी हाँ, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, परिवार पे कोई ध्यान नहीं दे पाएगा और बच्चों को बीच में स्कूल छोड़वा के आप साथ भी नहीं ले जा सकते। इसलिए यदि एक शिक्षक प्रमोट होकर हेडमास्टर बन गया है तो उसे सबसे ज्यादा चिंता ये होगी, इसलिए वो हेडमास्टर पद पर ज्वाइन नहीं करते, उसी विद्यालय में बने रहते, चाहे वो जिंदगी भर शिक्षक रहे। कार्यभार है, उत्तरदायित्व तो अधिक है। जी हाँ, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं। ठीक है। समाज के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ। भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, यही सबसे बड़ा पॉइंट है शिक्षक के लिए। भावी नागरिकों का निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सुयोग्य नागरिक, मानवीय मूल्य, इनका तैयारी करना ही एक शिक्षक का उचित कर्तव्य है। अधिक श्रम करते हैं, ये भी ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है भावी नागरिकों को तैयार करना। शिक्षक का अति आवश्यक गुण कौन सा है? प्रस्तुति कौशल। जी हाँ, टीचर में प्रस्तुति कौशल भी होना चाहिए। विषय वस्तु पर अधिकार। जी हाँ, टीचर का विषय वस्तु पर भी अधिकार होना चाहिए। भावात्मक गुण।
जी हाँ, टीचर में भावात्मक यानी पॉजिटिव गुण होने चाहिए। जी हाँ, अच्छी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विषय वस्तु पर भी अधिकार हो और उसका प्रस्तुति कौशल भी हो, दोनों गुण हो, यानी अ भी हो और ब भी हो। तो सबसे सही है कि टीचर में होने चाहिए, उसकी विषय वस्तु पर उसका अच्छा अधिकार हो तथा उनका प्रस्तुति कौशल अच्छा हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सभी धर्मों के त्योहारों या उत्सवों पर शुभकामनाएं देंगे। जी हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम शिक्षक होने के नाते सभी धर्मों के त्योहारों और उत्सवों पर सभी को शुभकामनाएं देंगे। केवल अपने धर्म पर देंगे ये एक अच्छी बात नहीं होगी। किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं नहीं देंगे ये भी एक अच्छी आदत नहीं होगी। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों में से आपका कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप शिक्षक होने के योग्य भी नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। एक अध्यापक के रूप में आप किसमें विश्वास करते हैं? विद्यार्थियों पर अपने निर्णय थोपने में। जी हाँ, प्रजातंत्र में निर्णय थोपे नहीं जाते। सहभागिता से निर्णय लेना। जी हाँ, प्रजातंत्र, जनतंत्र या लोकतंत्र का यही मतलब है कि सहभागिता से निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासन के निर्णयों का पालन करना, ये भी ठीक है। निर्णयों पर क्रियान्वयन से पूर्व उनकी वैधता परखना, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा है कि प्रजातांत्रिक राष्ट्र में एक अध्यापक सहभागिता से निर्णय ले, इसमें आप विश्वास रखेंगे। यही प्रजातंत्र का मूल उद्देश्य है। आप कक्षा शिक्षण में व्यस्त है। एक छात्र 15 मिनट देरी से कक्षा में आने की अनुमति चाहता है, आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा में नहीं आने देंगे। आपका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाना है, कक्षा में आने से रोकना आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। आप छात्र को कक्षा में आने देंगे, हाँ ये भी ठीक है। छात्र पर गुस्सा करेंगे, आपका उद्देश्य हर किसी पर गुस्सा होना नहीं है। यह कक्षा में आने देंगे और बाद में वो देरी से क्यों आया इसका कारण पूछेंगे, कारण जानेंगे और उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। यही एक शिक्षक का कर्तव्य।